हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका संस्कार इंग्लिश वर्ड चैनल पर। तो हम पढ़ रहे थे सामाजिक विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज, जिसमें हम 10 प्रश्न पहले पढ़ चुके थे। इस वाले पार्ट में हम प्रश्न 11 से लेकर के 20 तक पढ़ेंगे, अर्थात कुल मिलाकर 10 प्रश्न पढ़ेंगे। तो ये रहे 10 के 10 प्रश्न आपके सामने। प्रश्न है, भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम लिखिए। विनिर्माण क्या है? सड़क परिवहन के गुण बताइए। सतत पोषणीय विकास से क्या आशय है? जौबर कौन थे? उलमा व फतवा से क्या आशय है? त्रिपिटिका कोरियाना क्या है? श्रम विभाजन क्या है? चटनी म्यूजिक क्यों और कहाँ लोकप्रिय था? मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं? तो ये सभी के सभी क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और आप लोग भी अपनी कॉपी में लिखते जाना है। तो इस प्रकार से अपन धीरे धीरे करके पूरी सामाजिक पढ़ लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। 11वां क्वेश्चन, भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम लिखिए। तो भारत में 6 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, जिनके नाम आपके सामने जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और लास्ट है पर्वतीय मिट्टी। तो ये 6 प्रकार की मिट्टियाँ भारत में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न, विनिर्माण क्या है? तो इसका उत्तर है, कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पादन में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण कहा जाता है। जैसे बांस से कागज़ बनाना, गन्ने से चीनी बनाना। अब कागज़ बनाने के लिए जो कच्चा माल है वो क्या है? बांस। और चीनी बनाने के लिए जो कच्चा माल है वो क्या है? गन्ना है। गन्ने से गुड़ भी बनाया जाता है। तो कच्चे माल से मूल्यवान वस्तुओं के उत्पादन की प्रक्रिया को हम विनिर्माण कहते हैं। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। सड़क परिवहन के गुण बताइए। तो सड़क परिवहन के गुण हमारे सामने हैं। पहला गुण है, कम दूरी के लिए सबसे अच्छा व सस्ता साधन है। दूसरा, पर्यटन को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण साधन है। तीसरा है, घर घर सुविधा उपलब्ध कराने का साधन है। अपन एक घर से दूसरे घर में जाते हैं तो सड़क माध्यम का ही प्रवेश करते हैं, प्रयोग करते हैं कि नहीं करते? कि रेल मार्ग का प्रयोग करते हैं, जल मार्ग का प्रयोग तो नहीं करते। सबसे सस्ता अगर साधन पूछा जाए तो वो होता है जल मार्ग, ठीक है, लेकिन कम दूरी के लिए सड़क मार्ग। अगला प्रश्न है, सतत पोषणीय विकास से क्या आशय है? तो सतत पोषणीय विकास का अर्थ है कि जो विकास हो रहा है वह विकास पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना हो, जिससे भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण के साधन भी उपलब्ध हो सकें। देखिए, वर्तमान में अपन जानते हैं कि कुछ भी दिनों दिन वर्तमान में क्या होती जा रही है, प्रगति होती जा रही है, लेकिन पर्यावरण को उसका नुकसान होता जा रहा है। जैसे बहुत सारे संसाधन भी समाप्त होते जा रहे हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए सतत पोषणीय विकास को अपनाया गया है। क्लियर हो गया? चलिए आगे आते हैं अगले प्रश्न पर। जौबर कौन थे? तो जौबर कोई पुराना विश्वस्त कर्मचारी, विश्वस्त मतलब होता है विश्वास पात्र, कर्मचारी होता था, जो अलग अलग क्षेत्र से मजदूरों को शहरों तक लाता था और उन्हें काम दिलाता था तथा उनके रहने की व्यवस्था करता था। यानी ये कहा जाए सीधा सीधा कि जॉब को उपलब्ध कराने वाले या जो जॉब प्रोवाइड कराने वाले व्यक्ति को क्या कहते थे? जॉबर कहते थे। और ये कंपनी जो होते थे, उनकी कंपनियों के जो मालिक होते थे, उनके विशेष खास व्यक्ति होते थे। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। उलमा व फतवा से क्या आशय है? मुस्लिम संप्रदाय में ये बात आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुनी होगी। चलिए तो बात करते हैं। उलमा इस्लामी कानून और शरिया के विद्वान उस उलमा कहलाते थे। क्या कहलाते थे? उलमा। कौन? इस्लामी कानून और शरिया के विद्वान उलमा कहलाते थे। दूसरा है फतवा, इस्लाम से जुड़े किसी मसले पर कुरान और हदीस की रोशनी में जो भी हुक्म जारी किया जाता था उसे हम क्या कहते थे? फतवा कहते थे। यानी कोई भी अगर नियम बना दिया गया है, कोई आदेश जारी कर दिया गया, तो उसे क्या बोला जाता था? फतवा। और इस्लाम के जानकार को क्या बोला जाता था? उलमा। तो शायद समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न, त्रिपिटिका कोरियाना क्या है? तो 13वीं शताब्दी के मध्य में त्रिपिटिका कोरियाना वुड ब्लॉक मुद्रण के रूप में बौद्ध ग्रंथ का कोरियाई संग्रह है। थोड़ा सा ये आपको कठिन जरूर लगेगा। त्रिपिटिका कोरियाना क्या है? वुड ब्लॉक मुद्रण के रूप में। किसमें? वुड ब्लॉक मुद्रण के रूप में बौद्ध ग्रंथ का कोरियाई संग्रह है। और ये जो ग्रंथ है 80,000 वुड ब्लॉक पर उकेला गया था। उकेला गया का मतलब होता है उभारा गया था। अगला प्रश्न है 18वां, श्रम विभाजन क्या है? तो इसका उत्तर है, किसी वस्तु की उत्पादन प्रक्रिया को विभिन्न उपक्रियाओं में बांटना और प्रत्येक उपक्रिया को अलग अलग श्रमिकों से कराना ही क्या कहलाता है? श्रम विभाजन। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार के कार्य नहीं कर सकता है, लेकिन उस व्यक्ति के जो सभी कार्य हैं वो अलग अलग व्यक्ति मिलकर के कर सकते हैं। तो श्रम को बांटना ही क्या कहलाता है? श्रम विभाजन। अगला प्रश्न है, चटनी म्यूजिक क्यों और कहाँ लोकप्रिय था? तो देखिए, इसके बारे में डिटेल से सुन लेते हैं। ये पहली बार सुना है अपन लोगों ने। तो चटनी म्यूजिक भारत और पश्चिम के संगीत का मिश्रण है। कहाँ का? भारत और पश्चिम के संगीत का मिश्रण है, जो कैरेबियन में बहुत अधिक प्रचलित था। तो क्वेश्चन में बोला गया कहाँ प्रचलित था? तो कैरेबियन में बहुत अधिक प्रचलित था। सुंदर पोपो चटनी संगीत के प्रणेता थे।
इस संगीत की शुरुआत तो भारत में हुई थी, लेकिन इसका विकास भारत में नहीं हो पाया, इसका विकास विदेशी धरती पर हुआ। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि चटनी म्यूजिक के प्रणेता कौन थे, तब आप आंसर क्या लगाएंगे? पोपो। कौन से पोपो? सुंदर पोपो। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं? तो मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार आया पेपर में है। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मृदा अपरदन कहा जाता है। हम बार बार क्लास में बोलते हैं मृदा का एक जगह से दूसरी जगह पर हटना और मृदा अपरदन की ही ये घटना, अर्थात मिट्टी अगर एक जगह से दूसरी जगह कट करके चली जाती है तो उसे क्या कहते हैं? मृदा अपरदन कहते हैं। और मृदा अपरदन को बचाना ही क्या कहलाता है? मृदा संरक्षण। तो ये था अपना वीडियो हो चुकी है। क्लास 10th के सभी विषयों का हमारे यहाँ पर अध्ययन कराया जाता है। जो भी छात्र अन्य विषय या किसी क्लास 9 से लेकर के 12 तक किसी भी सब्जेक्ट अध्ययन करना चाहता है तो हमारे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकता है। पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है। धन्यवाद। जय